हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सॉफ्ट स्किल्स का वन शॉट वीडियो और यूनिट 3 हम लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ नोट्स हैं दैट आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल एंड दैट आर साइमल्टेनियसली यू कैन विड्रॉ फ्रॉम गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन। लेकिन इससे पहले आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप फिर पीडीएफ नोट्स पढ़िए। आइए एकेटीयू के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। रीडिंग स्टाइल, इसमें रीडिंग की डेफिनेशन आएगी, मीनिंग आएगा, रीडिंग के टाइप्स आएंगे जो कि स्किमिंग है, स्कैनिंग है, चर्निंग है, असाइमिलेशन है, इफेक्टिव राइटिंग टूल्स और मेथड्स आएंगे। इफेक्टिव राइटिंग टूल्स और मेथड्स की बात करें तो ये होते हैं इंडक्टिव ऑर्डर, यानी कि अगर टूल्स या फिर मेथड्स या फिर आता है आपका ऑर्डर्स, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का आंसर सेम ही है। और क्या है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सपोजिशन, लिनर, इंटरप्टेड, स्पेशल और क्रोनोलॉजिकल, ये सारे जो हैं वो टूल्स हैं, राइटिंग टूल्स हैं और मेथड्स हैं या फिर ऑर्डर्स हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। और ये क्वेश्चन जो है अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं। इसके में रीडिंग स्टाइल यानी रीडिंग के जो टाइप्स है, ये भी 7 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलग अलग पार्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे स्किमिंग और स्कैनिंग में अंतर आ सकता है, डिफरेंशिएशन आ सकता है, एक और है इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग, उनमें डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो इस तरह से आ सकते हैं। इसके बाद है हमारा ऑफिशियल और बिजनेस लेटर राइटिंग। इसमें हम आते हैं जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस करे जाते हैं फॉर्मल लेवल के, इसमें रिज्यूमे राइटिंग भी आता है आपका, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद एजेंडा है, नोटिस है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है। तो एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सेक्शन बी। अगर हम बात करें नोटिस की, तो इसके बिना इस बार का पेपर नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नोटिस को हम जो है अलग से वीडियो बनाकर भी आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में जितने हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। तो आइए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट यूनिट। और यूनिट का पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, 7 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में भी इसके अलग अलग पार्ट्स आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ रीडिंग, ये हमारा 2 मार्क्स में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीडिंग जो है, रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, रीडिंग क्या है? एक प्रोसेस है किसकी? ट्रांसलेटिंग लेटर्स एंड अदर सिंबल्स। इसमें लेटर्स और सिंबल्स को, सिंबल्स का मतलब ये है, सिंबल्स का मतलब ये है, इस सिंबल्स का मतलब फुल स्टॉप है। तो इसमें सिंबल्स को, लेटर्स को ट्रांसलेट करना होता है। किस में ट्रांसलेट करना होता है? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। तो कोई भी ग्राफिकल डाटा हो, ग्राफिकल का मतलब चित्रिक, जो जिसमें चित्र हो, ग्राफ हो, ग्राफ का मतलब होता है चित्र। तो जिसमें पिक्टोरियल चीज़ों को, लेटर्स को, सिंबल्स को, इसके अलावा लेटर और सिंबल के अलावा क्या है? ग्राफिक्स है ना। ग्राफिक्स को जब हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो कन्वर्जन की प्रक्रिया है, वो जो कन्वर्ट करने का, चेंज करने का जो प्रोसेस है, वही रीडिंग है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, रीडिंग क्या है? रीडिंग प्रोसेस है जिसमें हम लेटर्स और बाकी दूसरे सिंबल्स को, ग्राफिक्स को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके, एंड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे पर्पसेस के लिए, इन्हें यूज़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग। चर्निंग, असाइमिलेशन, स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। ये देखिए रीडिंग के टाइप्स जो हैं वो तो 7 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही अनडाउटेडली। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एक एक पार्ट की बात करें तो हर पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइमिलेशन पिछली बार आ चुका है, स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किमिंग और स्कैनिंग में डिफरेंस भी आ सकता है, तो अगर आपको दोनों के बारे में पता है तो आप आराम से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। तो आइए पढ़ लेते हैं चर्निंग क्या है। चर्निंग का मतलब अगर हम देखें तो चर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिलोना, दही को जो हम मथते हैं, मथना, है ना। अब चर्निंग में होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली ए स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक। ये एक स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक है जिसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? टू गेट द समरी ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी हमें निकालनी होती है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समराइज़ करके उसका एक या दो लाइन में निचोड़ यानी कि इसेंस निकालना होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इसमें इसेंस बनाते हैं उनका किसी भी टॉपिक पर। और इन्फेरेंस में क्या होता है, हमें रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है छिपा हुआ अर्थ निकालना। तो जहाँ पर हमें छिपा हुआ अर्थ निकालना होता है इन्फेरेंस में, वहाँ पर हमें इंटरप्रिटेशन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को की समरी तैयार करनी होती है। यानी अगर 8 लाइनें लिखी हैं तो 8 लाइनों का निचोड़ निकालना होता है, इसेंस निकालना होता है। और इन्फेरेंस में वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, हमें छिपा हुआ अर्थ निकालना है। अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्ट्स दैट आर हिडन, उन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है जो छिपे हुए हैं। एंड नॉट स्टेटेड प्रॉपरली, जिनको कि स्टेटेड का मतलब सेड है, जिनको कि ओपनली डायरेक्टली कहा नहीं गया है। तो जो चीज़ें डायरेक्टली और ओपनली नहीं कही गई हैं उन हिडन चीज़ों को निकालना और रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच का अर्थ यानी कि छिपा हुआ अर्थ निकालना। तो बेसिकली फिर से देख लेते हैं, चर्निंग में 2 चीज़ें होती हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चर्निंग इन्वॉल्व्स आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, इस तरह का आप चार्ट बना सकते हैं, आई स्क्वायर इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फेरेंस। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है, टू गेट द समरी ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन्फेरेंस में क्या है, टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्ट्स दैट आर नॉट स्टेटेड ओपनली, दैट आर नॉट सेड डायरेक्टली, दैट आर हिडन। अब आता है असाइमिलेशन। असाइमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना। देखिए इसमें हिंदी में मत लिख के आइएगा, इसमें तो इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश में ही लिखना है सारा आपको। तो असाइमिलेशन में हमें करना क्या होता है, व्हेन वी ट्राई टू मेक ए मेंटल मैप, हम जब पूरे पैसेज का, एंटायर पैसेज का मेंटल मैप बनाते हैं, यानी उसका दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं, पिक्चराइजेशन तैयार करते हैं, जो भी कुछ हमने पढ़ा है, दैट वी हैव रेड, जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका एक मेंटल मैप बनाना होता है, दिमाग में पिक्चर तैयार करनी होती है पढ़ते पढ़ते। तो इसे हम असाइमिलेशन कहते हैं। असाइमिलेशन का मतलब है टू विजुअलाइज व्हाट वी हैव रेड, जो भी पढ़ा है, व्हाट वी हैव रेड, जो भी पढ़ा है हमने उसको विजुअलाइज करना, उसको दिमाग में अंकित करना, विजुअल उसके बनाना। विजुअल का मतलब है इमेजेस बनाना, है ना। विजुअलाइज का मतलब है टू मेक इमेजेस। तो अपने दिमाग में जब हम इमेजेस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ते पढ़ते हम दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं। देखिए ये कहा जाता है कि जो चीज़ देखकर याद करते हैं हम, वो हमें ज़्यादा याद रहती है। तभी तो चार्ट्स दिखाए जाते हैं, तभी तो आपको जो है छोटी छोटे पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, क्योंकि देखकर जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में रहेगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है। जब आप एक मेंटल मैप बना लेते हैं, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, इमेजेस प्रिपेयर कर लेते हैं कहाँ पर, अपने माइंड में, तो ये होता है असाइमिलेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी से दैट वी हैव अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट, ए टेबल, ए फार्मूला। जब हम कहते हैं कि हमें एक टेबल समझ में आ गई, एक फार्मूला समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आफ्टर रीडिंग समथिंग, आफ्टर रीडिंग ए चैप्टर, तो वी हैव एक्चुअली डन असाइमिलेशन, हमने वास्तव में असाइमिलेशन कर लिया होता है। तो देखिए असाइमिलेशन के पूरे पार्ट को समझने के लिए 2 कीवर्ड याद रखना, मेंटल मैप और विजुअलाइजेशन, या टू मेक इमेजेस। जब हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, इमेजेस प्रिपेयर कर लेते हैं, मेंटल मैप बना लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमने असाइमिलेशन कर लिया। और एक चीज़ और याद रखेगा कि थिंग्स prepared by assimilation remains in our long term memory, जो भी चीज़ें हम असाइमिलेशन से याद करते हैं that remains in our long term memory। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, things prepared through assimilation process, assimilation remains in our long term memory। क्योंकि दिमाग में पिक्चर आपने याद देखा होगा कि जब आपने टेबल याद करें मम्मी से मार खा खा के, जब आपने जो है फार्मूला टीचर की डांट खा खा के याद करें, जब आपने जो है सेंटेंसेस के रूल इंग्लिश टीचर की डांट खा खा कर तैयार करें, तो वो आपको अभी तक याद होंगे क्योंकि आपने मेंटल मैप तैयार कर लिया था, उसका विजुअलाइजेशन कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। स्कैनिंग, स्कैनिंग को समझ लीजिएगा। स्कैनिंग इज़ फॉर द एक्ट ऑफ सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट।
जब हम किसी टेक्स्ट में से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं या फिर किसी भी फॉर्मेट में से हम अपने मतलब की स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर, इस इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो वो स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग में क्या होता है? स्कैनिंग इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैनिंग इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ रिजेक्टिंग एंड इग्नोरिंग। इसमें रिजेक्टिंग और इग्नोरिंग करना होता है। रिजेक्ट और इग्नोर करना होता है। क्या चीज़ रिजेक्ट और इग्नोर करनी होती है? इररेलेवेंट और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इररेलेवेंट या अनइम्पॉर्टेंट, इररेलेवेंट की जगह अगर आपको याद ना रहे तो अनइम्पॉर्टेंट लिख दीजिएगा। तो जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट होती है, अननेसेसरी होती है, उसको हमें क्या करना होता है? रिजेक्ट और इग्नोर करना होता है। टू लोकेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू सर्च ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, जब हम डिक्शनरी में से एक वर्ड तलाश करते हैं तो दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। टू फाइंड ए फ़ोन नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी, जब हम टेलीफोन डायरेक्टरी में से एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर निकालते हैं तो दैट इज़ आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। टू लोकेट समवंस एड्रेस फ्रॉम येलो पेजेस, जब हम येलो पेजेस में से कुछ एड्रेस किसी का निकालते हैं तो दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। इसके अलावा मुझे आप अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल्स लिख कर भेजिएगा, और आपके एग्जाम्पल्स अगर अच्छे होंगे, रेलिवेंट होंगे, अच्छे भी नहीं, अगर रेलिवेंट होंगे तो ज़रा भी ठीक होंगे तो हम अपने वीडियो में इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। इसके बारे में ज़रूर आपको एंथुसियास्टिकली आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो फिलहाल स्कैनिंग क्या है ये चीज़ याद रखनी है। सर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? इग्नोर करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। किस चीज़ को? इररेलेवेंट और अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। अब आता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग को समटाइम्स रेफर टू एज गिस्ट। स्किमिंग कभी कभी गिस्ट के रूप में भी रेफर की जाती है। गिस्ट का मतलब होता है सारांश। मीन्स गोइंग थ्रू द टेक्स्ट टू ग्रास्प द मेन आइडिया। मेन आइडिया को ग्रास्प करने के लिए, ग्रास्प का मतलब है ग्रहण, मेन आइडिया को ग्रास्प करने के लिए जब हम पूरी टेक्स्ट को गो थ्रू करते हैं तो वो स्किमिंग होती है। हियर द राइटर डज नॉट प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। इसमें होता क्या है कि राइटर जो है वो हर एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करता, वो गो थ्रू करके निकलता जाता है, बट फोकसेस देयर अटेंशन ऑन द मेन थीम और कोर ऑफ द टेक्स्ट। इसमें वो जो अपना अटेंशन फोकस करता है वो मेन थीम पर और कोर ऑफ द टेक्स्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दिस इज़ एक्चुअली ए टाइप इन विच वी ट्राई टू गेट एन आइडिया अबाउट द बुक। ये बेसिकली एक ऐसा टाइप है जिसमें हम बुक के बारे में या आर्टिकल के बारे में एक आइडिया गैदर करने की कोशिश करते हैं। और जब हम एक आइडिया गैदर करने की कोशिश करते हैं तो हम ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं और हमारा ध्यान मेन थीम पर, मेन आइडिया पर रहता है। वी रीड फ्रॉम हियर एंड देयर, हम इधर उधर से पढ़ते हैं। लीविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इधर उधर से पढ़ते हैं बीच में कुछ कुछ चीज़ें छोड़ते हुए। दिस हेल्प्स टू गिव ए रफ आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, इससे टेक्स्ट के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉर्ट आउट द बुक ऑफ आवर टेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से अपने टेस्ट की बुक निकालते समय जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो स्किमिंग में क्या है? स्किमिंग में हमें पढ़ना तो पूरा होता है, स्कैनिंग में हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है। स्कैनिंग में हमें क्या करना होता है कि केवल अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना होता है, और इसमें क्या करना होता है, हमें पढ़ना पूरा होता है लेकिन हम हर वर्ड पर, ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस नहीं करते हैं, अपना अटेंशन ईच एंड एवरी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एक एट अ ग्लांस देखकर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होता है? मेन थीम पर या कोर पर, कोर टेक्स्ट पर। हम इधर उधर से पढ़ते हैं। अगर डिफरेंस लिखने को आएगा तो इसमें क्या करना है कि इसमें तो हमें रिजेक्ट और इग्नोरिंग करना है अनइम्पॉर्टेंट पोर्शन को, और इसमें हमें क्या करना है? वी डू नॉट प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड, वी रीड फ्रॉम हियर एंड देयर। एग्जाम्पल के लिए, टू सॉर्ट आउट द बुक ऑफ आवर टेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो अपने टेस्ट की बुक लेने के लिए आप क्या करते हैं कि सारी बुक्स को देखते हैं और बीच में से कुछ कुछ पन्ने हल्का हल्का आप नज़र डालते हैं, और फिर पन्ने पर लटते हुए कुछ पन्नों पर नज़र डालते हैं, कुछ पन्नों के कुछ शब्दों पर नज़र डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये बुक अच्छी होगी, हमारे इंटरेस्ट की होगी या नहीं होगी। अब आते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है? सीरियस एंड डीप स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। इसमें बड़ी ही सीरियस, सिंसियर स्टडी होती है, डीप और एक्यूट स्टडी होती है।
एक्यूट स्टडी होती है। एक्यूट का मतलब है डीप स्टडी, तो सीरियस, सिंसियर, डीप और एक्यूट स्टडी होती है टेक्स्ट की। इन दिस रीडिंग वी फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। इस रीडिंग में हम ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस करते हैं, हर वर्ड पर ध्यान देते हैं। वी इवन री रीड, कई बार हम री रीडिंग भी करते हैं, दोबारा से भी पढ़ते हैं। समटाइम्स वी हैव टू रीड ट्वाइस और इवन थ्राइस, कई बार हमें ट्वाइस और थ्राइस का मतलब है 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। तो ये देखिए 3-4 कीवर्ड्स हैं। एक तो फोकस ऑन एवरी वर्ड, री रीड, ट्वाइस और थ्राइस पढ़ते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड भी लिख दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपको कॉम्प्रीहेंड वर्ड याद नहीं होता है तो आप अंडरस्टैंड लिख दीजिएगा। तो हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम कई बार री रीड करते हैं, कई बार भी रीड ट्वाइस और इवन थ्राइस। Hence, in intensive reading, we read the text until the meaning of each and every word is clear to us. इस प्रकार से हम इंटेंसिव रीडिंग में कब तक पढ़ते हैं, जब तक कि हमें हर एक सिंगल वर्ड का मीनिंग क्लियर ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, while answering to the questions we reread the comprehension passage until we locate the answers. जब comprehension का पैसेज आता है तो आप उस comprehension के पैसेज को रीड करते हैं, री रीड करते हैं, इवन ट्वाइस और थ्राइस रीडिंग करते हैं। कब तक रीड करते हैं, जब तक कि आपको आंसर लोकेट ना हो जाए, फाइंड आउट ना हो जाए। वाइल रीडिंग टू टेक्स्ट बुक, जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो भी इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए। वाइल रीडिंग टेक्निकल आर्टिकल्स, जब आप टेक्निकल और साइंटिफिक आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, साइंटिफिक भी यहाँ लगा लेना, बिजनेस आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, या फिर हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशन, LIC की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, ये देखिए मुझे अब पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, मतलब सब लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ते समय आप ऐसा करते हैं, तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं और उस समय आप जो है इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई एग्जांपल्स हो तो यू कैन आल्सो गिव इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं इंटेंसिव रीडिंग, ये रिपीट हो गया, सॉरी। अच्छा ये सॉरी, ये इंटेंसिव नहीं है, ये एक्सटेंसिव है, हेडिंग गलत हो गया है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ सही लिखा है। एक्सटेंसिव रीडिंग में समटाइम्स रेफर टू एज गेस्ट, इसमें गेस्ट होती है, गेस्ट का मतलब सारांश। इन दिस रीडिंग वी रीड द बुक थोरोली, इसमें हम एक ही नज़र, थोरोली का मतलब एक नज़र पढ़ते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे बॉक्स में लिख के आइएगा। ये एक प्रकार की जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग द रीडर डज नॉट माइंड सर्टेन डिफ़िकल्ट मीनिंग और एक्सप्रेशंस, इसमें रीडर सर्टेन डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को और एक्सप्रेशन को ध्यान नहीं देता, एंड कैरीज ऑन रीडिंग, और पढ़ता चला जाता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो पढ़ता चला जाता है। डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं अगर रास्ते में तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उनको ज़्यादा बॉदर नहीं करता है, अनटिल दे बिकेम हिंडरेंस इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जब तक कि वो रुकावट ना बनने लगे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में। यानी आप यही तो करते हो जब आप कहानी की किताब, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो अगर आपको कोई वर्ड बीच में आ जाता है और उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग जाने बिना अगर पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा होता है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो एक्सटेंसिव में भी यही होता है कि वी कीप ऑन रीडिंग। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। एक ये ध्यान रखिएगा कि रीडर हर वर्ड पर, हर डिफ़िकल्ट मीनिंग पर और एक्सप्रेशन पर फोकस नहीं करता है, माइंड नहीं करता है, बल्कि कैरी ऑन रीडिंग, पढ़ता चला जाता है without stopping until these difficult words become hindrance in overall understanding. This type of reading is generally required for pleasure reading, reading for entertainment। ये जो है वो pleasure reading के लिए यानी recreational reading के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं recreational reading के लिए होती है ये, और एंटरटेनमेंट के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए होती है। वाइल रीडिंग स्टोरी बुक्स, जब हम स्टोरी बुक्स को पढ़ते हैं तब। वाइल रीडिंग ट्रैवल बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जब हम ट्रैवल बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब इसमें आ सकता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच में डिफरेंस। तो देखिए पहली लाइन जो है वो आप लिख लीजिएगा, इंटेंसिव में सीरियस और डीप स्टडी होती है, और एक्सटेंसिव में क्या होती है, वी रीड द बुक थोरोली। तो ये 1 पॉइंट हो गया है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका,
सीरियस एंड डीप स्टडी। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि वी इवन री रीड ट्वाइस और थ्राइस, हम 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, द रीडर डज नॉट माइंड सर्टेन डिफिकल्ट मीनिंग एंड एक्सप्रेशन एंड कैरीज ऑन, ये वाली लाइन आ जाएगी। फिर आप एग्जाम्पल डाल दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में भी आएगा, इसके अलग अलग टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग पैराग्राफ, मेथड्स में टूल्स भी हो सकता है ये, और ये ऑर्डर्स भी हो सकता है, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। इसको हम इस तरह से बना दीजिएगा अगर आप बनाना चाहें। देखिए इस तरह का जो होता है बहुत आसान होता है, इस तरह से आप बनाओ और फिर ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो कितने आसान से बन जाएगा। तो ये सारे मेथड्स हैं, आइए पढ़ लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट मेथड या ऑर्डर या फिर टूल, दिस मेथड एक्सप्लेन्स 2 ऑफ द थिंग्स। ये मेथड जैसा कि ये है, कॉज और इफेक्ट 2 चीज़ों को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। एक तो पहला ये कि व्हाट मेड एन इवेंट हैपन, क्या कारण है जो इवेंट घटित हुई, हैपन का मतलब घटित हुई, यानी रीज़न बिहाइंड हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के पीछे क्या रीज़न है। एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द इवेंट, आउटकम का मतलब है रिजल्ट, उस घटना का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या रिजल्ट हुए, क्या नतीजे आए, है ना। आफ्टर माथ क्या हुआ, मतलब उसके बाद उस घटना का परिणाम क्या हुआ। तो काज एंड इफेक्ट ऑर्डर में 2 चीज़ें होती हैं, आर स्क्वायर होते हैं, रीज़न और रिज़ल्ट। इस तरह से आप बना दीजिएगा, आर स्क्वायर पर ये फोकस करती है, आर स्क्वायर का मतलब है रीज़न एंड रिज़ल्ट। तो और फिर उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा तो आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्डर, दिस मेथड शोज सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो ये सिमिलैरिटीज़ को भी दिखाता है, डिससिमिलैरिटीज़ को भी दिखाता है, और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को भी दिखाता है, बिटवीन या अमंग लोगों के बीच में, बिटवीन या अमंग कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, एस्पेक्ट, माइंडसेट्स के बीच में, सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस के बीच में, एंड आइटम्स और थिंग्स के बीच में। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ये क्या दिखाता है कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। और ये मेथड जो है, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन 2 सब्जेक्ट्स, 2 ऑप्शंस एंड हेल्प यू डिसाइड विच वन इज़ बेटर अमंग द, बिटवीन द 2 या अमंग ऑल। जो सारी चीज़ें हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें से विच वन इज़ द बेटर, ये ज़रूर याद रखिएगा, कीवर्ड है कि जो भी आपकी चीज़ें आपको दी गई हैं उनमें से बेटर कौन सा है, विच वन ऑप्शन इज़ द बेटर। अब आता है इंटरप्टेड मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, बाधा। Interrupted although is not a positive term to use professionally, इंटरप्शन जो है वो एक पॉजिटिव टर्म नहीं है प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए, लेकिन इवन देन वाइल राइटिंग पैराग्राफ इंटरप्शन मेथड इज़ यूज। पैराग्राफ राइटिंग करते समय इंटरप्शन मेथड का यूज़ होता है, कहाँ होता है, टू गिव ए टर्न टू द आइडियाज़ ऑफ थॉट्स, जब आपको आइडियाज़ ऑफ थॉट को एक टर्न देना होता है तब होता है। टू चेंज द आइडिया चेंज करते समय होता है, और टू इंट्रोड्यूस ए न्यू आइडिया, जब आप एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस कराते हैं तब होता है। तो इंटरप्शन मेथड कहाँ यूज़ होता है, टू गिव ए टर्न का मतलब जब आपको लाइन अपना थॉट बदलना हो, तब जब आपको ये, फिर जब आपको अपना थॉट बदलना हो तब ये होता है, और जब आपको जो है आइडिया को इंट्रोड्यूस कराना हो, किसी भी नए आइडिया को इंट्रोड्यूस कराना हो तब होता है, और जब आइडिया को बदलना हो तब होता है। तो ये जो है इंटरप्शन मेथड समझ में आ गया होगा। अब आता है स्पेशल मेथड, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के लिए, और ये आएगा स्पेशल इज़ रिलेटेड टू स्पेस। स्पेस का मतलब है डिस्टेंस, भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ डेस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसमें एक तो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, यानी जहाँ पर हमें वर्णन करना होता है वो होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें वर्णन करना होता है वो होता है। जहाँ पर आइटम्स आर अरेंज्ड
in order to their physical location, in order to their physical appearance, in order to their correlation। जहाँ पर आइटम्स को अरेंज किया जाता है उनकी फ़िज़िकल बनावट के को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हुए, जहाँ पर चीज़ों को डेस्क्रिप्टिव राइटिंग दी जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जहाँ चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग, उनकी फ़िज़िकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, फ़िज़िकल को रिलेशन के अकॉर्डिंग। स्पेशल ऑर्डर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ थिंग्स। स्पेशल मेथड कहाँ यूज़ होता है? लोकेशन ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। इन विच दे अपीयर इन शेप, जैसा कि वो शेप में अपीयर होती हैं। जैसे कि कोई चीज़ अगर राउंड शेप में है तो राउंड शेप में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब ऐसी है तो ऐसे में, और ओवल, ये ओवल है, ओवल का मतलब होता है अंडाकार, है ना, अगर वो अंडाकार है तो अंडाकार तरह से उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल शेप में उसको उसी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। अब ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए, जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। मेज़रमेंट ऑफ एरिया, एरिया को मेज़रमेंट देने के लिए कि ये एरिया ऐसा है ना। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, या किसी भी ऐसी चीज़ को जो इन शेप्स में अपीयर होती हो उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो स्पेशल मेथड का मतलब है स्पेस, और इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब, एक तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेथड है, और इसमें चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करा जाता है? उनकी फ़िज़िकल लोकेशन अपीयरेंस को देखते हुए। ये एग्जाम्पल यहाँ लिख दीजिएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। टर्म क्रोनोलॉजी, ये इसमें लिख दीजिएगा। टर्म क्रोनोलॉजी रेफर्स टू टाइम। क्रोनोलॉजी जो है उसका मतलब टाइम से होता है। इन दिस मेथड इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर एज दे अकर इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इसमें इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जैसे कि जिस ऑर्डर में भी इवेंट्स घटित होती हैं। इन दिस ऑर्डर इवेंट्स आर अकर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। इसमें इवेंट्स जो है फर्स्ट टू लास्ट दिखाई जाती हैं, या सीक्वेंशियली यानी सीरियल वाइज दिखाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। और ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या होता है कि बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब हुआ, है ना, फिर बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड कब हुआ, जो तो उसको दिखाने के लिए। या फिर ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को दिखाने के लिए, जहाँ पर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। तो जहाँ पर चीज़ों को स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन देना होता है, वहाँ पर भी प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करने के लिए भी क्रोनोलॉजिकल मेथड का यूज़ होता है, जो प्रोसीजर्स बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। या सीक्वेंशियली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म्स ऑफ टाइम में अपीयर हुई हो। जैसे कि आप अपना अगर रिज्यूमे बनाएंगे तो आप रिज्यूमे में क्या लिखेंगे? जब आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लगाएंगे रिज्यूमे में तो आप कैसे करेंगे? क्रोनोलॉजिकल वे में ही तो लगाएंगे क्वालिफ़िकेशन, कि 2026 में आपने बीटेक करा, 2022 में आपने इंटरमीडिएट करा, 2020 में आपने हाई स्कूल का मतलब 10th करा। तो इसी तरह से तो लगाएंगे। तो जो चीज़ें आपको जब सीरियलाइज्ड वे में रिप्रेजेंटेशन देना होता है, या फिर टाइम के टर्म में, है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम एज दे अकर इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो आप क्रोनोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमने ये दे दिया कि यू टुक बर्थ इन 1986, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन इतने, गॉट अवार्ड इन 2020, ग्रेजुएटेड इन इतने, गॉट मैरिड इन 2013। अब आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी आ सकता है और वैसे भी। इसमें क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस ऑर्डर में हम जनरल स्टेटमेंट से पार्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, जनरल स्टेटमेंट से पार्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले आपने क्या करा कि कोई भी चीज़ जनरलाइज करी, यानी कि आपने जनरली 4-5 लाइनें बोलें कि जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि पेड़ हमें हवा देते हैं, पेड़ में ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से हमें पेड़ हरियाली देते हैं, पेड़ वर्षा लाते हैं, और पेड़ हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेड़ के बिना जीवन नहीं है। तो पहले आपने जनरलाइज करा, उसके बाद एक लाइन में पर्टिकुलर कर दिया कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, या इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि पेड़ हमारे लिए उपयोगी हैं।
तो जब हम जनरल चीज़ों को लाते हैं और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरल स्टेटमेंट जब हम एक लाइन में पर्टिकुलराइजेशन करते हैं या आखिरी लाइनों में पर्टिकुलराइजेशन करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, तो वो होता है इंडक्टिव ऑर्डर। इसमें जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर वी रीच टू द कंक्लूजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टेटमेंट वी रीच टू द कंक्लूजन। जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द लास्ट सेंटेंस इन दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ, क्योंकि जनरलाइजेशन तो आप शुरू में कर देंगे, लेकिन जब पार्टिकुलर आप होंगे लास्ट में तो ऑब्वियसली टॉपिक सेंटेंस आपका लास्ट सेंटेंस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल थ्योरम में आप क्या करते हैं, थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या हो गया, जनरल वेज में, एंड देन इन द लास्ट वी रीच टू द कंक्लूजन, और लास्ट में आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, आपका ये भी आ सकता है कि इंडक्टिव ऑर्डर में एक पैराग्राफ लिखो। तो इंडक्टिव ऑर्डर में देखिए, हमने आपका जब पेपर सॉल्व करा है तो मैंने उसमें डिडक्टिव ऑर्डर या इंडक्टिव ऑर्डर का लिख दिया है। आप थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से देख लीजिएगा कि इंडक्टिव ऑर्डर में पैराग्राफ, अभी जैसे मैंने बोला तो आप जैसे एनवायरनमेंट भी पढ़ा होगा आपने पिछले वाले टर्म में, तो आप किसी भी एनवायरनमेंटल के टॉपिक पर अपने आप से भी इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान, आपको करना क्या है, इसमें 5-6 सेंटेंसेस में आपको जनरलाइजेशन करना है एंड लास्ट सेंटेंस में आपको ये करना है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या 10 वी कैन से, या इन दिस द थिंग्स आर कंक्लूडिंग इन दिस फॉर्म। तो या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लिख लेना, या प्लांटेशन पर लिख लेना, फॉरेस्टेशन पर लिख लेना, है ना। और उसका लास्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हैंस वी कैन से रिफॉरेस्टेशन इज़ द वन एंड ओनली सोल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब आता है डिडक्टिव ऑर्डर। डिडक्टिव ऑर्डर में वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स टू जनरल वंस। इसमें हम उल्टा कर देते हैं, किसी एक का ध्यान रखना तो अगले का तो वैसे भी अगला वाला आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा। तो बेसिकली इसमें हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट यानी कि कोई भी जो पहला अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये कह सकते हैं हम कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये पेड़ हमारा जीवन है। मान लीजिए ये लिखा हमने, प्लांट्स आर आवर लाइव्स, है ना, प्लांट्स आर आवर लाइव्स। अब आपने ये तो आपका की सेंटेंस हो गया, आपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया। अब क्यों है वो, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों है, कैसे है, अगली 5-6 लाइंस में। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट से शुरू करा और फिर आपने जनरलाइजेशन कर दिया। इसमें हम क्योंकि टॉपिक सेंटेंस या की सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, वही की सेंटेंस के अराउंड पूरा पैराग्राफ रिवॉल्व करता है यानी घूमता है। लेटर वी एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट दैट की सेंटेंस। बाद में हम उस सेंटेंस को एक्सप्लेन और इलेबोरेट करते हैं, की सेंटेंस को, सेंट्रल आइडिया को फर्दर लाइंस में। डिडक्टिव ऑर्डर रिवर्सल है, विपरीत है इंडक्टिव ऑर्डर के। ये बहुत आसान सी लाइन है, सभी याद रख सकते हैं। डिडक्टिव ऑर्डर, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डिडक्टिव ऑर्डर इज़ जनरली यूज्ड इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। जहाँ पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, जहाँ पर हम हेडलाइंस फर्स्ट, द इलेबोरेशन ऑफ द एंटायर रिपोर्ट लेटर इन फर्दर लाइंस। इसमें यही तो होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, हेडलाइंस पहले आ जाती हैं, हेडलाइंस को तो हेडलाइंस पहले हो गई यानी कि पर्टिकुलर हम पहले हो गए, और फिर उसका इलेबोरेशन, उसकी व्याख्या हम एंटायर रिपोर्ट की व्याख्या जो है हम लेटर ऑन अगली लाइनों में, आने वाली लाइनों में करते हैं। लिनर ऑर्डर, लिनर ऑर्डर इस बार के लिए ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट मानकर चल रही हूँ। इन दिस ऑर्डर द ऑथर मूव सिस्टमेटिकली। इसमें ऑथर सिस्टमेटिकली मूव करता है। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहले वो आइडिया गैदर करता है, यानी कि आप जैसे आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे आपके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आइडिया, आपके पास है इंग्लिश इज़ द बोन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके पास है ट्रीज़ एंड प्लांटेशन आर, मतलब सेव अर्थ सेव नेचर, सेव नेचर सेव अर्थ। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं, इसमें से अपना फेवरेट आइडिया पहले आप गैदर करेंगे, फिर उसमें एडिंग
उस आइडिया पर आप बहुत सारे विचारों को एकत्रित करेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ को गैदर करेंगे, तो बहुत सारा कंटेंट आप जुटाएंगे। फिर कंटेंट जब आपका मिल जाएगा डिफरेंट रिसोर्सेज से, चाहे वो आपने सर्फिंग नेट सर्फ करके कराओ, चाहे वो आपने न्यूज़पेपर पढ़कर कराओ, चाहे वो आपने मैगज़ीन से कहीं से पढ़ा हो, चाहे वो आपने यूट्यूब चैनल से कहीं से लिया हो, तो वो सारे जब आइडियाज़ आप ऐड कर लेंगे तो उसके बाद एडिटिंग करेंगे, यानी कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडिया आपको नहीं रखना है, या फिर उनका सीक्वेंस बनाना होगा आपको। फिर मूविंग, कलेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, फिर आपको और आइडिया को कलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपने बहुत सारे आइडिया कलेक्ट करे, लेकिन फिर आपको लगा कि कुछ और आइडियाज़ की भी अभी ज़रूरत है, तो आप कलेक्शन और रिकलेक्शन करेंगे। चेंजिंग, शिफ्टिंग, डिलीटिंग, एडिंग, फिर चेंजिंग करेंगे यानी शिफ्टिंग और डिलीटिंग करेंगे। कौन सा आइडिया शुरू में, शिफ्टिंग का मतलब है विच कम एट द फर्स्ट, विच कम एट द सेकेंड पॉइंट, तो सीरियलाइजेशन करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, और जहाँ पर आपको लगता है डिलीट कर देना चाहिए वहाँ डिलीट कर देंगे, जहाँ आपको लगता है कम है वहाँ आप ऐड कर देंगे। फिर प्रूफ रीडिंग होता है और फिर फाइनल एडिटिंग होती है। प्रूफ रीडिंग में मैं बता दूं क्या होता है, जैसे ये वाला मेरे पास PDF भेजा आपके सर ने, तो मुझे एक बार पढ़कर देखना होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ तो नहीं रह गई हैं कोई, तो वो जो गलतियाँ तो नहीं रह गई हैं, ये जो प्रोसेस होता है वो प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस होता है। फिर जब आपने प्रूफ रीडिंग कर दिया तो फाइनल एडिटिंग हो गई, जो भी आपकी गलतियाँ निकली थी उन्हें फिर हमने एडिट कर दिया। शेयरिंग द ब्लूप्रिंट विद द रीडर्स, जैसे ये आप फाइनली PDF तैयार है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, तो ये हमने आप लोगों को शेयर कर दी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे है। इन दिस वी डिस्क्राइब द इवेंट पॉइंट टू पॉइंट, इसमें हम इवेंट को पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलते हैं। अप टू द मार्क रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, है ना, अप टू द मार्क रहते हैं, या हम कह सकते हैं टू दी पॉइंट रहते हैं, या फिर हमने लिखा ही है कि पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं। ऑल द सेंटेंसेज इन ए पैराग्राफ आर इंटरकनेक्टेड, सारे सेंटेंसेज इस पैराग्राफ में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वन लाइन एंड एवरी आइडिया इज़ कनेक्टेड टू द अदर वन, इसकी ये भी विशेषता है कि एक आइडिया और एक लाइन जो है अगली लाइन से कनेक्टेड होती है, और अगली लाइन पिछली वाली लाइनों से कनेक्टेड होती है। एक्सपोजिशन मेथड अच्छा मेथड है, 2 मार्क्स में आएगा ए सेक्शन में। Exposition is a kind of oral or written method of developing paragraph. It is used to explain, describe and inform. ऐसे करके लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। Explain, describe and to inform. In this method the topic sentence is usually the first sentence, इसमें topic sentence first sentence होता है। Entire paragraph is an explanation of topic sentence, बाकी का पूरा paragraph जो है उसी topic sentence का explanation होता है। तो ये इस तरह से हमारा paragraph writing के tools थे, या फिर writing tools थे, या फिर methods और orders थे। अब आता है मीटिंग वाला जो टॉपिक है ये B सेक्शन में अच्छा है बहुत। मीटिंग वर्ड जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन कंपोजिशन, दैट इज़ मिनीटा स्क्रिप्चुरा। स्क्रिप्ट से याद रखिएगा, स्क्रिप्चुरा, इट मीन्स शॉर्ट नोट्स, इसका मतलब है शॉर्ट नोट्स। According to some sources, it was first used in early 18th century. इसका जो पहला यूज़ हुआ था वो early 18th century में हुआ था। और मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं? मीटिंग मिनट्स नोट्स होते हैं that are recorded का मतलब दर्ज करना है यहाँ पर, that are written after once the meeting is over. मीटिंग ओवर होने के बाद जो मीटिंग में जो भी कार्यवाही हुई है, मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में एक पर्टिकुलर तैयार करना, एक लेख तैयार करना, एक उसके पॉइंट्स को रिकॉर्ड करना, वही मीटिंग के मिनट्स होते हैं। मीटिंग मिनट क्या करते हैं? हाईलाइट द की इश्यूज दैट आर डिस्कस्ड, दैट आर प्रपोज्ड, दैट आर वोटेड ऑन इन ए मीटिंग। वो की इश्यूज जिनको डिस्कस किया गया है, जिनको प्रपोज किया गया है, जिनको सुझाव दिया गया है, प्रपोज का मतलब सुझाव दिया गया है, और जिन पर वोटिंग हुई है उन पॉइंट्स को लिखाया जाता है। द एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग इन द मीटिंग, अब जो एक्टिविटीज़ की गई हैं मीटिंग में वो भी रिकॉर्ड होती हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में। अब आता है कि मीटिंग ऑफ मिनट्स कौन रिकॉर्ड करता है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग इज़ जनरली रिकॉर्डेड बाय सम डेजिग्नेटेड मीटिंग मेंबर ऑफ द मीटिंग, जनरली बाय ए सेक्रेटरी। जनरली ये जो है वो सेक्रेटरी ही इसे रिकॉर्ड करता है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द मिनट्स?
इसमें क्या क्या होता है, डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, कि कहाँ पर, किस डेट पर और किस समय में मीटिंग होनी है, हुई है, नेम ऑफ द अटेंडीज एंड एब्सेंटीज, अटेंडीज कौन कौन ने अटेंड करी और कौन कौन एब्सेंट रह गए, उनका भी आता है। एक्सेप्टेंस और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब सुधार, किन चीज़ों पर सुधार हुआ, किन चीज़ों के एक्सेप्टेंस स्वीकृति की गई, किन चीज़ों पर लोगों की स्वीकृति बनी और किन चीज़ों में सुधार किए गए। मेड टू द प्रीवियस मीटिंग मिनट्स, प्रीवियस मीटिंग मिनट्स के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आम राय बनी यानी एक्सेप्टेंस बनी और जिन पर अमेंडमेंट करे गए, जिनमें सुधार लाया गया। डिसीजंस, फिर डिसीजंस जो कि डिसीजंस मेड रिगार्डिंग ईच आइटम ऑफ एजेंडा, एजेंडा के हर आइटम पर जो डिसीजंस हुए, जैसे कि एक्टिविटीज़ जो कि एजेंडा में लिखी थी उन पर क्या क्या काम हुआ, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, आने वाली मीटिंग का डेट, टाइम, वेन्यू भी होता है। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द मीटिंग रिपोर्ट, उस मीटिंग रिपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए गए ये भी इसमें आता है। जैसे फाइल्स, जैसे मान लीजिए हमारी जब HODs की मीटिंग होती है तो हम क्या लेकर जाते हैं, बच्चों की रिपोर्ट, यानी आप स्टूडेंट्स की रिपोर्ट लेकर जाते हैं, आपके घर क्या क्या लेटर भेजे गए, है ना, आपने दंगा करा तो किस किस के घर लेटर भेजा गया, फिर आपको, आप में से अगर कोई शैतानी ज़्यादा कर रहा है तो उसके मम्मी पापा को किस किस को कॉल की गई, पेरेंट्स को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने होते हैं और यही मीटिंग की रिपोर्ट में भी अटैच किए जाते हैं, एनक्लोज किए जाते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट डिले टू रिकॉर्ड मिनट्स, मिनट्स को रिकॉर्ड करने में डिले मत करिए, देरी मत करिए, डिले का मतलब है देरी। प्रिपेयर दीज एज सून एज द मीटिंग इज़ ओवर, इनको एज सून एज ASAP, एज सून एज पॉसिबल इनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देर लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे माइंड से चीज़ें स्किप होती चली जाएंगी और हो सकता है हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें, स्किप कर दें। प्रीव्यू द आउटलाइन, आउटलाइन को प्रीव्यू कर लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए जहाँ जहाँ बनाने हैं एडजस्टमेंट। मेक योर मिनट्स प्रिसाइज, अपने मिनट्स को शॉर्ट रखिए, प्रिसाइज का मतलब है शॉर्ट रखिए, सादा रखिए, क्लियर रखिए, टू द पॉइंट, अप टू द मार्क भी लिख सकते हैं, अप टू द मार्क लिखिए, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहनी है, पॉइंट्स में कहनी है। इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंप्लीशन का ध्यान रखना है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक चीज़ एक और, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, एक अगला पॉइंट और जोड़ लीजिएगा। और फिर ये यहाँ पर आप बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा, नो इम्पॉर्टेंट डिटेल शुड बी लेफ्ट आउट। इस तरह से अगर प्रेजेंटेबल ढंग से अपना आंसर करेंगे तो कोई आपको फेल क्या करेगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, स्कोरिंग मार्क्स आएंगे। और गेटवे से पढ़ रहे हैं तो स्कोरिंग भी आना चाहिए आपका मार्क्स। एजेंडा, आप ये अपना एक टारगेट बनाकर रखिएगा कि 60+ में आपके मार्क्स आएँ। एजेंडा जो है वो सिंगुलर फॉर्म है एजेंडम की। एक बात और भी बता दूं, एजेंडा और मिनट्स में डिफरेंस आ सकता है, और ये हमारी एक शॉर्ट वीडियोस, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस डाली हुई हैं 2, उनको भी आप देख लीजिएगा। तो एजेंडा जो है वो एजेंडम का शॉर्ट फॉर्म है। एजेंडा इज़ ए लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, वो पॉइंट्स की लिस्ट जो एक मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं, वो जो है वो एजेंडा कहलाता है। तो किसी भी मीटिंग में, मान लीजिए कल कोई मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स उस मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं, उन पॉइंट्स की लिस्ट को एजेंडा कहते हैं। एजेंडा इज़ प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 1 डे बिफोर द डेट ऑफ द इवेंट, एजेंडा जो है कम से कम 1 दिन पहले प्रायर टू द डेट ऑफ इवेंट तैयार करा जाता है और सर्कुलेट कर दिया जाता है अमंग द मेंबर्स हु आर गोइंग टू participate in the particular meeting, so that all the members may be ready, may be awarded नहीं है ये, awared है, may be ready लिख सकते हैं, may be ready, may be conscious about what is to be discussed, इस बारे में लोग सतर्क हो जाएं। alert भी लिख सकते हैं, alerted। पॉइंट्स ऑफ सजेशन, वो अपने सजेशन के पॉइंट सोच के रख लें। रिकमेंडेशन, जो उन्हें सिफारिशें करनी हैं, सुझाव देने हैं, सिफारिशें का मतलब सजेशंस भी आ सकता है, वो देने हैं, वो भी आप तैयार करके रख लें। अब एजेंडा तैयार कौन करता है? जो मीटिंग के मिनट्स तैयार करता है वही एजेंडा भी तैयार करता है, यानी कि एजेंडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय सम डेजिग्नेटेड मेंबर ऑफ द मीटिंग, जनरली बाय ए सेक्रेटरी। ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड्स क्या है, पर्पस क्या है ना एजेंडा के,
टू अवेयर द मेंबर्स फिजिकली, मेंटली एंड मॉरली। लोगों को, मेंबर्स को फिजिकली तैयार करना, फिजिकली का मतलब है शारीरिक रूप से तैयार करना, मेंटली मानसिक रूप से तैयार करना, और मॉरली का मतलब है मॉरली उनको अपग्रेड करना कि वो उनको कल को पार्टिसिपेट करना है, तो वो एनर्जेटिक रह सकें, मेंटली तैयार रह सकें, उनके माइंड में पॉइंट्स हों, और फिजिकली तो तैयार रहना ही है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। To get them ready to participate, to discuss, to put forth their opinions, suggestion and other recommendations, उनको तैयार करने के लिए कि वो पार्टिसिपेट तो करें ही, डिस्कस भी करें और अपने ओपिनियंस रखें, अपने सजेशन रखें, अपनी सिफारिशें, अपने सुझाव रखें, so that all the members may be ready with all the documents asked for। ask for का मतलब जो मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए वो डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहें। टिप्स टू प्रिपेयर एजेंडा। अब एजेंडा को प्रिपेयर करने के टिप्स क्या हैं? ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी कवर्ड इन द एजेंडा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजेंडा में कवर होने चाहिए। इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एन अनबायस्ड इम्पार्शियल वे। किसी को भी बायसनेस नहीं करनी है, एक तरफा झुकाव या इम्पार्शियल वे में तैयार नहीं करना है। क्रिस्प होने चाहिए, करारे होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और कंप्लीट भी होने चाहिए। ये भी लगा लीजिएगा। अब आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एजेंडा और मीटिंग मिनट्स में अंतर। तो एजेंडा इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर, ये लाइन आप यहाँ पर जरूर खींच के आइएगा, बिफोर द मीटिंग एंड मिनट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग। यहाँ पर ज़रूर हाईलाइट करके आइएगा, वरना अगर मुझे पता चल गया कि गेटवे क्लासेस के बच्चे की कॉपी है और वो कॉपी मेरे इवैल्यूएशन में आ गई तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी आप लोगों से। ये करके आइएगा, क्योंकि ये करेंगे तभी तो उसकी आँखों में आएगा कि आपने कुछ लिखा है, वरना काट कूट के रख देते हैं कई बार टीचर्स। वैसे आप अब की बार कॉपीज़ काफ़ी अच्छी चेक हुई हैं। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि इस बार आप ना पेन की इंक चेंज कर करके भी आप आंसर को अपने इम्प्रेसिव बना सकते हो, क्योंकि जो स्कैनिंग हुई है ना उसमें बिल्कुल एज इट इज़ आपका इंक आई है। अगर आपने बस रेड इंक का यूज़ मत करना और ग्रीन का मत यूज़ करना, उसकी जगह ऑरेंज का कर सकते हो, ब्राइट कलर्स का यूज़ कर सकते हो। एम ऑफ एजेंडा इज़ टू मेक मेंबर्स रेडी टू डिस्कस, प्रपोज एंड वोट ऑन द सेट टॉपिक्स, आपको बताया ही था। एम ऑफ मिनट इज़ टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटीज़ डन इन ए मीटिंग। मिनट्स का एम क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो मीटिंग में हुई हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना। एजेंडा फ्यूचर टेंस में, यहाँ पर फिर लाइन खींच लीजिएगा, फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। मिनट्स जो हैं वो पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि एजेंडा हमारा आने वाली घटनाओं का। एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें, एक सेकेंड, आप इसमें ना ये वाला पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। मिनट ये क्या कहते हैं, ये वाला वर्ड मीटिंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और एजेंडा जो है वो एजेंडम से लिया गया है, तो एक पॉइंट ये बढ़ जाएगा आपका। और एक चीज़ ये लिखनी थी इसमें कि मिनट्स जो हैं, चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। एजेंडा जो है लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग। और यहाँ पर क्या है, मिनट्स क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, जो डिस्कस हो चुके हैं, डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो डिस्कस्ड एंड टू बी डिस्कस्ड, टू बी डिस्कस का मतलब है किए जाने हैं, और डिस्कस्ड का मतलब है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ये ज़रूर लिख कर आइएगा ये वाला। एजेंडा, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एजेंडा, लोकेशन, डेट एंड टाइमिंग ऑफ द मीटिंग, टॉपिक डिस्क्रिप्शन, टाइम अलॉटेड फॉर ईच टॉपिक, किस टॉपिक को कितना टाइम दिया जाएगा, नेम ऑफ द मेंबर्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ये सैम्पल है, एक्चुअली ये है सैम्पल। ओपनिंग है ना, फिर अटेंडीज़ का नाम आ गया, फिर एब्सेंटीज़ का नाम आ गया, एक्टिविटीज़ का ये आ गया कि द मेंबर्स हैव प्रिपेयर्ड आइस ब्रेकिंग सेशन टू नो ईच अदर, है ना, एक दूसरे को जानने के लिए आइस ब्रेकिंग सेशन हुआ। आइस ब्रेकिंग सेशन होता है इंट्रोडक्शन सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन। दे हैव प्रिपेयर्ड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़। दे प्रिपेयर्ड ए कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़। तो इस तरह से ये सैम्पल है, ये क्या है, सैम्पल ऑफ एजेंडा है। ये तो आपने यहाँ लिख दिया कि क्या है, ये है बेसिकली सैम्पल।
तो ध्यान रखिएगा, ये सैम्पल ये आपका हो गया कि क्या आपने लिखा है। ठीक है, अब आता है भाई ये हमने लिखा बताया था ना, कॉरस्पॉन्डेंस भी है इसमें, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर, इससे क्या करना है, यहीं पर लिखना है। देखिए टू के बाद बिल्कुल इसमें आना चाहिए टू द मैनेजर। लेफ्ट हैंड साइड में ही सारा कुछ होता है। कैनरा बैंक मेरठ अबाउट द लॉस ऑफ ATM card. With due respect, I beg to urge that I lost my ATM card today while shopping. My wallet escaped from my pocket and my ATM card was kept inside it. Please block my ATM card to prevent from any fraudulent practice. ये भी यहीं आएगा, I will be highly obliged, thanking you. Applicant बोला और फिर यहाँ अकाउंट नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। To avail SMS facility, ये भी देख लीजिएगा। बेसिकली तो ये यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ छोड़नी होती है आपको, एक लाइन का गैप देना होता है, फिर यहाँ पर आपसे लिखाया जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू अपील दैट आई वांट टू अवेल SMS फैसिलिटी अलर्ट ऑन माय रजिस्टर्ड मोबाइल बी, यहाँ पर फुल स्टॉप है। बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू विजिट ब्रांच एवरी टाइम टू चेक माई ट्रांजेक्शंस। SMS अलर्ट विल हेल्प मी ए लॉट। सो प्लीज़ अपडेट दिस फैसिलिटी टू माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दैट इज़ ये वाला। थैंकिंग यू, ये भी यहीं आएगा। फिर उसके बाद लाइन उन्होंने सही छोड़ी है, एप्लीकेंट, ये सब। अब आते हैं रिज्यूमे। सीमा अग्रवाल, गंगानगर मेरठ, GW क्लासेस 1। ये ऑब्जेक्टिव में टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट, एसेट का मतलब पूंजी। ऑब्जेक्टिव आप बहुत सारे हमें और भी लिख सकते हैं, मैंने तो आपको लिख लिया है कि टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम एसोसिएटेड विद ड्यू टू माई हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड पोटेंशियल। अपने हार्ड वर्क, अपने डेडिकेशन, अपने पोटेंशियल के बल पर मैं जिस भी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएटेड हूँ, उसके लिए अपने आप को एक पूंजी के रूप में सिद्ध करना। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए आप ये टेबल बना लेंगे, स्टैंडर्ड, फिर जिस ईयर में वो स्टैंडर्ड आपने पास आउट किया वो, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ऑफर्ड और परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड। अब इसमें क्या होता है कि जो आप अपना टेबल स्टार्ट करते हैं ना क्रोनोलॉजिकल वे में, वो आप लास्ट टू फर्स्ट करते हैं, यानी जो लास्ट डिग्री है वहाँ से आप लेते हैं और फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट, फिर लास्ट, मतलब लास्ट लेंगे, फिर प्रीवियस, फिर उससे पहली, फिर उस सबसे पहली। तो बीटेक आपने करा है 2026 में AKTU से, ऑब्वियसली CSC से कर रहे हैं या मैकेनिकल से कर रहे हैं या सिविल से कर रहे हैं, और आपके यहाँ आ गए 74, ये 94, 84 चलो 94 लगा देते हैं, या मार्क्स स्कोर्ड, या फिर आजकल तो आपकी क्या है ग्रेड्स भी आ जाती हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मार्क्स स्कोर्ड प्लस ग्रेड, या फिर CGPA। इंटरमीडिएट 2022 में करा है, CBSE बोर्ड, PCM या UP बोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ICSE बोर्ड लगा सकते हैं, और ये परसेंटेज। हाई स्कूल इतना इतना फिर इतना। ट्रेनिंग, अब इसके बाद आता है ट्रेनिंग। हेड 1 मंथ, देखिए ट्रेनिंग के बारे में मैं बता दूँ, या तो ये 15 डेज़ की होती है, और 15 डेज़ से लेकर 3 मंथ्स तक की ट्रेनिंग एक सही ट्रेनिंग मानी जाती है। 7 डेज़ की नहीं लिखना, 1 मंथ की या 3 मंथ्स की या 15 डेज़ की भी चलती है। तो हैड 1 मंथ ट्रेनिंग इन HCL लिमिटेड नोएडा, हैड 15 डेज समर ट्रेनिंग इन एपटेक इंडिया गाजियाबाद, एक्सपीरियंस अप्लाइंग एज ए फ्रेशर। की स्किल्स में कॉम्पिटेंसी इन C++, जावा, कुछ लैंग्वेजेस का नाम लिख दीजिएगा। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ में मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, मैंने वही घिसी पिटी सी लिख दी हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत अच्छी लिखिएगा। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम कीन टू टेक न्यू प्रोजेक्ट, कीन का मतलब होता है उत्सुक। आई एम शाय एंड इंट्रोवर्ट। वीकनेस भी लिख सकते हैं आप। फिर आपका आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम सीमा अग्रवाल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, DOB, नेशनलिटी, लैंग्वेजेस नोन, यहाँ जितने भी आप बताना चाहते हैं वो लिख देंगे। फिर आएगा आपका, देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आता है और यहाँ पर आप लिखते हैं ऑल द अबव पॉइंट्स
all the above points are true to the best of my knowledge, to the best of my knowledge। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हैं, डेट और प्लेस। तो डेट यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि 11/8/2023, और प्लेस यहाँ डाल दीजिए IIMT गाज़ियाबाद, IIMT मेरठ। और यहाँ पर आपके आते हैं साइन। साइन में आप यहाँ पर पहले साइन करिएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में शिवानी अग्रवाल, वही सीमा अग्रवाल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब उसके साथ कवरिंग लेटर भी लगाना ज़रूरी होता है। तो टू द मैनेजर SCL नोएडा, सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजर, यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी। सर, ये सब इधर से ही आएगा। विद ड्यू अपील, मैंने नया वर्ड यूज़ करा है, विद ड्यू अपील आई बैक टू अर्ज दैट आई हैव कम टू नो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द अमर उजाला Times India Accent that a post for quality manager is lying vacant in your company. I am applying for the same. I assure you, sir, to leave no stone unturned if a chance would be given to me. No stone unturned का मतलब है, to leave no stone unturned का मतलब है कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे। उसके बाद थैंकिंग यू, ये सब इधर से ही आएगा, ये स्पेस नहीं छोड़ना है। और फिर एनक्लोजर ए कॉपी ऑफ रिज्यूमे। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा है। इसके अलावा ना नोटिसेस का इसमें नहीं आया है, एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे नोटिसेस के लिए, क्योंकि वो अलग से ही समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बार नोटिसेस ज़रूर आएंगे। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू download the notes of this PDF, download this PDF, you have to just scroll either telegram channel of Gateway Classes, या तो आप टेलीग्राम चैनल के में आप चले जाइएगा, या फिर आपको ये नोट्स मिलेंगे गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में। तो गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आप मुझे एग्जाम्पल ज़रूर भेजिएगा। आपके जब तक आपके मैसेजेस नहीं आते हैं तब तक आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। आपको भी लगता होगा कि हम अगर आपके मैसेजेस का जवाब ना दें तो आपको भी बुरा लगता होगा। तो मैं तो आपके मैसेजेस का हर संभव प्रयास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका मैसेज आए और तुरंत आप मेरा जवाब जाए। लेकिन अगर आपके मैसेजेस नहीं आएंगे मेरे पास तो मुझे डिसकनेक्टेड सा फील होगा और मैं कुछ भी अच्छा आपके लिए नहीं कर पाऊँगी। तो कोई भी मैसेज आप मतलब किसी भी एंगल से आप मैसेज करें, पॉजिटिवली नेगेटिवली, जो भी आपके कमेंट्स हों, दैट इज़ अप्रिशिएटेड, बट मैसेज ज़रूर करिएगा। टू डू सेंड ए मैसेज एंड हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग गेटवे क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।